दोस्तों, इतिहास में पहली बार अमेरिका के सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर ममदानी की जीत के बाद जहां एक तरफ इजराइल में रोना धोना शुरू है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं। जानेंगे वहां के लोगों ने इस जीत पर क्या कहा, क्या यह बड़ा बदलाव है। इनके अलावा अजरबैजान ने अपने सैनिकों को गाजा भेजने का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी शर्त रखी है। वो शर्त क्या है, आपको ये भी बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे क्या ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का काले लोगों से नफरत या कुछ और। दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन का अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया पूरी तरह बाइकॉट और लगाया गंभीर आरोप। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की जीत ने फिलिस्तीन में बहस छेड़ दी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जीत ने फिलिस्तीनी समाज में बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद ममदानी ने जीत दर्ज की और न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। अपनी जीत के भाषण में उन्होंने कहा कि अब बदलाव की नई राजनीति शुरू होगी। एक तरफ जहां ममदानी की जीत को लेकर इजराइल की नींद उड़ी हुई है और वो लगातार इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं और विवादित बयान भी दे रहा है। यानी इजराइल का मानना है कि अब न्यूयॉर्क के यहूदियों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन में ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने अलग राय रखी। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो इस पर अलग राय रखी है। दरअसल गाजा की रहने वाली सामिया अल अराज ने कहा कि अरब और मुस्लिम दुनिया को ममदानी की जीत को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ वो मुस्लिम परिवार से है, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह सेक्युलर और लिबरल सोच पर आधारित है जो इस्लामी सिद्धांतों से अलग है। सामिया का कहना था कि अरब और मुस्लिम देशों में उनकी जीत को लेकर जो खुशी मनाई जा रही है वो इस बात का सबूत है कि हम अपनी पहचान के छोटे छोटे हिस्सों से चिपके हुए हैं जिन्हें दुनिया बार बार मिटा देती है। उन्होंने आगे कहा, ममदानी कोई शरणार्थी या संघर्ष झेलने वाला व्यक्ति नहीं है। वो एक आरामदायक माहौल में पले बड़े उनकी मां फिल्म मेकर है। उन्होंने वो दर्द नहीं झेला जो असली प्रवासी या गरीब मजदूर झेलते हैं। गाजा में जो हुआ वो जनसनहार था। उसकी सच्चाई को स्वीकार करना हिम्मत नहीं, ईमानदारी है। उन्होंने आगे कहा, ममदानी होशियार और करिश्माई है जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ पाए, लेकिन उनकी जीत कोई ऐतिहासिक मोड़ नहीं बल्कि उनकी निजी सफलता है। जैसे 2008 में ओबामा की जीत के वक्त उम्मीदें थी, पर दुनिया वैसी ही रही। वहीं गाजा की ही तहसीर सलाह ने बिल्कुल अलग राय दी। उन्होंने कहा, जोहरान ममदानी ने ट्रंप और जायूनी लॉबी के विरोध के बावजूद जीत हासिल की। ये कोई मामूली जीत नहीं है, बल्कि एक सदी में पहली बार कोई अफ्रीकी मुल्क का मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बना है। सलाह का मानना है कि ममदानी की जीत अमेरिकी सोच में बड़े बदलाव का संकेत है, खासकर युवाओं में जो अब इजराइल के पुराने नैरेटिव को नहीं मानते। उन्होंने कहा, यह सिर्फ किसी मुस्लिम या अरब के सत्ता में आने की बात नहीं है, बल्कि अमेरिकी समाज में एक नई सोच का जन्म है जो युद्ध और नरसंहार के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, यह जीत ट्रंप और अमेरिका में बढ़ते दक्षिणपंथी विचारों की हार है। यह इंसाफ की जीत है, सिर्फ किसी व्यक्ति की नहीं। फिर भी उन्होंने सवाल उठाया, क्या ममदानी अपने वादे पूरे कर पाएंगे? क्या वो दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बनेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वहीं गाजा सिटी के मोना फादेल ने ममदानी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा, गाजा ने दुनिया बदल दी है। पिछले महीनों में इजराइल के अपराधों ने पश्चिमी देशों की सोच को हिला दिया। ममदानी उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने अमेरिकी मंच से इसे नरसंहार कहा। उन्होंने कहा कि ममदानी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। वो बाइकॉट मूवमेंट यानी BDS का समर्थन करते हैं। उनका मानना है ममदानी की जीत इंसाफ की जीत है। ये दिखाती है कि अमेरिकी समाज की सोच बदल रही है। ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि इंसानी मूल्यों की जीत है। खालिद अबू अमशा ने हालांकि इससे असहमति जताई। उन्होंने कहा, ममदानी की जीत को इस्लाम या मुसलमानों की जीत नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि ये नागरिक मूल्यों की जीत है, जहां किसी को उसकी जात या धर्म से नहीं
बल्कि उसकी काबिलियत से आंका जाता है। उन्होंने आगे कहा, हम तब खुश होते हैं जब कोई हमारे जैसा इंसान पश्चिम में सफल होता है, लेकिन अपने देशों में वैसा माहौल नहीं बना पाते जहां हमारे बच्चे भी सपने पूरे कर सकें। ममदानी की जीत को अमेरिका जैसे देश में एक प्रतीकात्मक जीत माना जा रहा है, जहां अब भी नस्ल और धर्म को लेकर गहरी खाई है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होगी जब वो 1 जनवरी 2026 को पद संभालेंगे। अब देखना होगा कि क्या वो अपने प्रगतिशील वादों को सियासी हकीकतों के बीच निभा पाते हैं या नहीं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जीत से अमेरिका में इंसाफ और फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए नई सोच उभर रही है, जबकि कुछ चेतावनी देते हैं कि इसे ऐतिहासिक बदलाव मान लेना जल्दबाजी होगी। विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिकी राजनीति अब भी पैसे, मीडिया और लॉबी ग्रुप्स के प्रभाव में चलती है और वहीं से ममदानी की असली परीक्षा शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश गाजा में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना तब तक नहीं भेजेगा जब तक इस्राएल और हमास के बीच पूरी तरह से फायरबंदी यानी युद्ध विराम नहीं हो जाता। उस अधिकारी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा, अजरबैजान अपनी सेना को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। यह तभी संभव होगा जब लड़ाई पूरी तरह रुक जाए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसा कोई कदम उठाना पड़ा तो पहले संसद की मंजूरी जरूरी होगी। अजरबैजान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका कई देशों से बातचीत कर रहा है, जिनमें इंडोनेशिया, यूएई, मिस्र, कतर और तुर्की शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत करीब 20,000 सैनिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाने का प्रस्ताव है, जो गाजा में जंग खत्म होने के बाद वहां शांति और स्थिरता लाने का काम करेगी। अजरबैजान की संसद की सुरक्षा समिति के प्रमुख ने भी बताया कि अभी तक सेना भेजने से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव संसद या समिति के पास नहीं आया है। अमेरिका की तरफ से जो ड्राफ्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया गया है, उसके मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय फोर्स जरूरत पड़ने पर हर तरह के कदम उठाने यानी जरूरत हो तो बल प्रयोग करने की अनुमति रखेगी, ताकि गाजा में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इस अमेरिकी प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि हमास पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी राजनीतिक समझौते में अपने हथियार छोड़ने या गाजा को बिना हथियार वाला इलाका बनाने की बात को कभी मंजूर नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा है कि इस अफ्रीकी देश में श्वेत यानी गोरे किसानों के साथ भेदभाव होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। पहले बताया गया था कि उपराष्ट्रपति JD वेंस दक्षिण अफ्रीका जा सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा, यह बड़ा ही अपमानजनक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। G20 दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जो हुआ है वो बहुत बुरा है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 को 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी और वो 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में समूह के नेताओं की शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी धरती पर आयोजित किया जाएगा। भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था और उसने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।